नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड यू आर विद मधुबल तवाल पेरिस हियर और इट्स सॉल्यूशन। ओके, ये प्यारा सा गुलाब मैंने दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप सोच रहे हैं कि करना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आज मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही बताऊंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके 9 लेक्चर्स हैं, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, उसके 19 लेक्चर हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि आप 2 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 9, इसलिए मैंने कहा 9 डेज़ लगेंगे। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा 3 वीडियोस का करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि 8 या 7 दिनों में, 7 हफ्ते, हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें कर लेंगे। चलिए, ये सब बातें हो गई। मतलब कुछ जो वीडियोस हैं वो 45 थोड़ा 2x स्पीड पे कर सकते हैं, पर मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा खुद का मानना है कि आप वो ना करें, क्योंकि एक बार आप वो समझ जाएंगे केमिकल शिफ्ट, सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल अबेंडेंस, और इन्हें समझ जाएंगे ना तो आपको ना स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे ही आपको समझ आई तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री भी कर लेंगे। काफ़ी आसान होता है उसका। एक आपको पता होगा कि एल्डिहाइड कब होता है, एसिटिक एसिड कब होता है, कब कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कब अमाइड रहेगा, कब हम लोग को बेंजीन रिंग फॉर्म्ड होगी, कब वो लीनियर प्रोडक्ट होगा। ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है डायग्राम, वो भी आप अच्छे से समझ आए। तो मैंने आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ बताया, एक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक चार्ट बताया गया है कि क्या आपको पढ़ना है। बेसिक सब कुछ वहाँ पर बेसिक बताया गया है, सब कुछ बेसिक, पर वो बेसिक आपके एडवांस को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए। और हाँ, ये वीडियो आपके IIT जैम, आपके MSc के जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी, मुझे लगता है कि मैम की जो एक सबसे अच्छी चीज़ है, जो वो अच्छे से, मतलब आसानी से बताती है ना, वो शायद हमारे स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, कॉलेज के टीचर्स, नोट्स सबको देना है तो वो लोग क्या काम करते हैं, वेट अ सेकेंड, अब बंद है फिर भी आ रहा है मैसेज, पता नहीं क्यों। तो वो लोग क्या करते हैं, नोट्स तो उनको देना ही होता है। इतना मोटा नोट मैंने ज़्यादा करते हैं, इतना मोटा नोट्स, मतलब 180 पेजेस होते हैं। उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो रिलेवेंट है या नहीं पता नहीं। और क्लास में जब वो पढ़ाएंगे तो मतलब क्या पढ़ाना है, क्या वो पढ़ा रहे हैं, वो तो अलग ही चीज़ है। बट मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है मैम की, वो जो ज़रूरी है आपको बस वो वही बताती है। तो उन्होंने फ़र्स्ट लेक्चर में एक चार्ट दिया था जिसमें क्या आपको पढ़ने का है, किस तरीके से वो शुरू होता है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दिया है, इंस्टाग्राम पे भी दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। कॉमन एंड डाइल्यूटेड, जो कॉमन, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड आर द नेचुरल अबेंडेंस। कार्बन जो है 13 है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.14। और तो मैं 12 के लिए कार्बन और 12 के लिए क्या करूँगी, 100 में से 1.14 को माइनस कर दूँगी, तो उसका एक्चुअल जो विदाउट इम्प्योरिटी जो प्योर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। ये सब कॉमन चीज़ के लिए। फिर दूसरा उन्होंने वोल्टेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। उन्होंने दो एनर्जी है जो सेम है। फिर उसके बाद वो जब एक हाई हो जाती है, एक लो हो जाती है, तब वो किस तरीके से होती है। दोनों के जो वैल्यूज़ है वो 50-50 है। विद सॉल्वेंट उन लोग का जो बढ़ जाता है, एक 50 एनर्जी E1 जो हो जाता है 50, तो एनर्जी E1 इज़ लेसर देन द E2, ठीक है, E1 और ये E2। तो E1 जो है वो, ये मतलब क्या होता है, सामने वाला ग्रेटर है, और अगर मैं ऐसे करूँ तो ये होता है माइग्रेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है
B0 जिसको हम लोग बोलते हैं B0 मैग्नेटिक फील्ड। फिर सेंसिटिविटी है जिसमें आपको न्यूक्लियाई के भी फर्दर डिवीजन है जो कि नेचुरल अबंडेंस है। और उसके बाद ये इस तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है, पर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। UD को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या हो जाएगी? R इंटू मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R इंटू B0 और डिवाइड करेंगे हम उसको 2 से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना? पहले क्या है? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने क्या किया? गामा इज इक्वल्स टू कैरोमैग्नेटिक इंटू मैग्नेटिक फील्ड और उसको डिवाइड किया 2 से। फिर हमने सीखा इंस्ट्रूमेंट को 2 मेगाहर्ट्ज़ और 600 मेगाहर्ट्ज़। देखो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा। अगर 200 और 600 मेगाहर्ट्ज़ की बात करी जाए तो कौन सबसे ज़्यादा होगा? तो 600। और उतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? सेंसिटिव होगा। इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव मतलब उतनी ही जल्दी वो आपको प्रोडक्ट देगा। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उतना ही जल्दी मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है वो भी कम हो जाएगा, एज वेल एज कह सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट का रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर उसके बाद गैरोमैग्नेटिक रेशियो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया? फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है गैरोमैग्नेटिक और ये आपने दिखाई था B0 2 पाई पहले ही बताया था। प्रोटॉन्स H1 के बारे में बताया जिसका गैरोमैग्नेटिक H दिया है 2.5 मेगाहर्ट्ज़। ये वैल्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, ये याद रखना है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन। फिर उसके बाद रेफरेंस स्टैंडर्ड बताया गया। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होता है हम अपने TMS जानते होंगे आप। TMS क्या होता है? SI CH3 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 CH3। तो मतलब कि कार्बन कितना हुआ? 12 हो गया वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लैम्डा ppm में बताया गया है S और फिर ये मेगाहर्ट्ज़ में। और फिर सिग्नल्स को डिवीज़न करके वो बताया गया है। और TMS THME क्यों यूज़ किया जाता है? एक तो वो वोलेटाइल होता है और दूसरा ये होता है कि वो इनर्ट होता है। 2 रीज़न ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि TMS ही रेफरेंस स्टैंडर्ड में क्यों यूज़ किया जाता है। एक तो वो क्या होता है? वो इनर्ट होता है, मतलब कि वो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कभी भी वो प्रोडक्ट के मतलब आपने जो बीकर में अपना प्रोडक्ट लिया है जो आपने बनाया हुआ है वो कभी उसके साथ एक्ट नहीं करेगा और वो रिएक्टिव भी नहीं होते, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। अगर इनकेस आपको आपका रीडिंग फाइंड आउट करना है तो आपका प्रोडक्ट का उसमें जो कॉस्ट होता है जो मतलब हम सब कुछ क्यों करते हैं, आपने देखा होगा MSTS जो कि एनालिटिकल में कि किसी भी प्रोडक्ट को मतलब हम एक्सपेरिमेंट हमेशा माइक्रो में क्यों करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो वेस्टेज उसकी कम हो। फिर उसके बाद केमिकल शिफ्ट बताया गया है CH3, देखिए यहाँ पे CH3 CH2। फिर इंडस्ड के बारे में बताया है और
बी इफ़ेक्टिव, हमने अभी क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड किया था, कैरोमैग्नेटिक रेशियो किया था। फिर हमने क्या किया था, TMS रिफ्रैक्टिव, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, TMS जो होता है रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस रिफ्रैक्टिव में बोलूँ रेफरेंस, फिर इंडस्ट्री। फिर उसके बाद हमने बी इफ़ेक्टिव, जो कि बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड माइनस BI होता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके V से, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए BI से BI स्टार जो होता है वो ग्रेटर देन B से होता है। फिर कुछ B इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 माइनस BI, मतलब B0 से मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा वो BI माइनस होगा, इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड हमेशा माइनस होगा। H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ये साइन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, अब से मैं भी याद रखूँगी। रेफरेंस स्टैंडर्ड TMS इनर्ट और वोलेटाइल होता है, इसलिए TMS जो होता है, TMS जो होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड में, तो वो SI से शुरू होता है, SI से, ठीक है। फिर 1H NMR का टेबल बताया गया जो आपको याद करना है, मैं आपको याद करवा दूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और मैं इसको लाभ के साथ कहना चाहती हूँ कि हमें ये जो, अगर हम ऑर्गेनिक पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, 7 डेज़ में इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे हमारा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड दैट्स इट।